थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। लटे उलझी सुल झाझा रे बालम, मैं न लगाऊंगी हाथ रे, चांद से मुखड़े को नागन जुल्फें। वो है वो कौन आजकल? बिजली, आज तो गाना भी हो रहा है, काम भी हो रहा है, लगता है ज्यादा कॉफी चाय पी ली है। क्या वो कोई कपड़ा नहीं है उस घर में? एक बात बताएं जी बताएं। इस कार में जब भी हम दाखिल होते हैं सुबह सुबह, कोई चीज हमें सही से मिली है नहीं मिली है? क्योंकि आप साफ ही नहीं करती इसलिए सही से नहीं मिली। मतलब घर की एग्जैक्टली। और ये कितने यूज कर करके फेंकती है, जो पैसे होते हैं दरख्तों पे नहीं लगते। बच्ची एक मिनट, जिन लोगों से आपने ये कार किराए पे लिया है ना, जरा उनसे बात करो कि वो सामान यहाँ पूरा क्यों नहीं देते हैं। मुबारक हो। मैंने सही कहा? अच्छा, मैंने एक साफी वहाँ पे रखी हुई थी, ऐसा नहीं है, वो साफी निकाल सकती थी तुम बिजली। खैर, आप ये बताएंगे आपने मुझे यहाँ क्यों खड़ा करके और बातें करनी शुरू कर दी? कुछ नहीं, हम तो नाश्ता बनाने वाले थे, नीचे आए देखा तुम गाना गा रही हो, पता नहीं किससे। जाती हूँ देखती हूँ, हमारे आपका कोई दोस्त तो नहीं आया? कोई भी आया हो दरवाजा तो खोलना पड़ेगा ना बिजली। हाँ, सलाम जी। हाँ, मुझे आज बहुत जरूरी काम है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अनुषा, आज तो मैं तुमसे क्या बात करूँ, इतनी परेशान हूँ ना, बस मुझे बहुत ज्यादा वरीड हूँ। ये परेशान है आप, इतनी ऐसे क्यों आई है जैसे गली के हमारे आवारा वाले पागल कुत्ते तो पीछे नहीं पड़ते, बंदा भागता हुआ आता। खैरियत तो है ना? वैसे ये लोगों के पीछे भाग रही होती है कि मुझे ये तो तुम चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो। क्या हुआ? मुझे तो लगता है कभी कभी ये मासी मुसीबतें ना मुझे सरगम वाली नहीं थी वैसी लगती है। वैसे आपका भी अंदाज मुझे चाचा पसूड़ी वाला लगता है। वो नहीं, अपना काम क्या करो, ज्यादा बोला मत करो। ओके 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 जी, क्या हाल हाँ ना, है? एक तो ये लड़की मेरा दिमाग खराब कर देती है यार। मतलब मैं अपनी बात जो है वो भी नहीं कर सकती। तुम लोगों को पता, आज मैं सुबह सुबह इतनी परेशान हूँ। 6 घंटे गए। बिजली अब आप बिल्कुल चुप रहिएगा। टेंशन में आई है, बोलने दो। हाँ, देखो जरा मसला भी हो। काफी दिन भी हो गए मुलाकात करके। और बस मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तुम लोग को मिस भी कर रही थी, लेकिन पता है मेरी एक बहुत अच्छी कजन है, वो फर्स्ट कजन है, मैं समझ लो मेरी सगी बहन की तरह है। उनका एक बेटा है। अच्छा, पता है वो बेचारा बहुत खूबसूरत प्यारा छोटा सा, मतलब छोटा नहीं, इतना 17-18 साल का ना। तो उसको ना पता नहीं कहाँ से ना बुरी आदतें लग गई है। बुरी आदतें मतलब आपकी वाली लोगों से जा के सामान मांग के लाता है? नहीं, तुम्हारी वाली चोरी करने वाली है ना। नहीं बिजली, वो असल में पता है क्या हुआ, उस बेचारे को ना थोड़ा सा वो स्मोकिंग शुरू कर दी। अच्छा, अब पहले उसकी अम्मी को पता चला, हम लोग को मतलब बहुत बुरा लगा। खैर उन्होंने उनको बोला ना कि आप स्मोकिंग छोड़ दें। खैर उसको बड़ा समझाया, उसने छोड़ दी। तो बड़ी खुश हो गई मेरी ना कजन। लेकिन पता है उसके बाद वो यूनिवर्सिटी जाने लगा, तो अभी पता चला है कि वो तो नशा करने लगा है। ओह माय गॉड, नशा। क्या हम लोग को समझ रहे थे स्मोकिंग छोड़ दी है, वो तो नशा भी शुरू कर दिया। स्मोकिंग से भी बुरी चीज है और इससे तो जान छुड़वाना और भी एक मुश्किल चीज है। पता है सुबह सुबह उनका फोन आया, मुझे इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, तो मैं भी परेशान हो गई। फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा अनुषा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है ना, तो उसके बहुत अच्छे अच्छे जानने वाले डॉक्टर्स हैं ये। मैंने कहा वो मुझे सही मशवरा देगी, तो फिर मैं उनको बताऊंगी। एडिक्शन का एक तो प्रॉब्लम है, बाज़ लोगों से बात नहीं करते हैं, लेकिन नशा, एडिक्शन, ड्रग्स वगैरह ये हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में बड़े लोगों के बीच में भी। इससे ये ताल्लुक नहीं होता कि आप अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, लोअर क्लास से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें डेवलप तब होती हैं जब माँ बाप एक ऐसे स्टेज पे, जो बच्चों की एक यंग स्टेज होती है, उस पर थोड़ा सा इग्नोर करें, ज़्यादा बातें शेयर ना करें। और बच्चे अनुषे पीयर प्रेशर में भी आके ही करते हैं कि चलो भाई कूल चीज़ है, कोई मसला एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, फिर वो इतना ज़्यादा करना शुरू हो जाते हैं कि उनको फिर बायोलॉजिकली भी आदत हो जाती है। कहते हैं कि अपने बच्चों पे थोड़ा सा नजर रखें। वैसे अनुषा बाजी, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी अम्मा, मेरा जो भाई है ना छोटा वाला, वो ना लड़कों में जाके बैठता था। मैं काम से आ रही होती थी, मैं अपनी अम्मा को बोलती थी वो लड़कों के साथ ना बिठाया करो, वो देखो गंदे हैं, सही नहीं है, ठीक है। मेरी अम्मा मुझे बातें सुनाती थी। एक दिन ना हमारे सामने वाले है ना, उन्होंने आके बताया कि तेरा भाई जो ना वो सिगरेट पी रहा था। मैंने अम्मा से कहा सुनो, तो मेरी अम्मा ने पता क्या कहा उल्टा उसको, मेरा भाई अंदर आया, उसको तू अंदर जा जाके बैठ, और उसको कहती है तुम लोग खराब है, तुम लोग सिगरेटें पीते हो, तुम लोग ऐसे हो। आज ना दूसरों के बच्चों को मेरा भाई अपनी मशीन को जरा रोक दो, अब मैं भी अपनी बात बताऊं। अच्छा, मशीन को रोक दूं? मैं तो अपनी अभी मुझे अपनी वाला मसला डिस्कस करना है। अच्छा, पता है क्या, उन्होंने उसको समझाया था, और वो मेरा ख्याल आई थिंक वो इसी स्कूल वगैरह के चक्कर में सिगरेट स्मोकिंग करने लगा था, बट वो समझ गया, उसने छोड़ भी दी। लेकिन पता नहीं यूनिवर्सिटी जाके फिर उसको क्या हुआ कि वो ज्यादा ही नशा करने लगा। लगता है कि छोड़ दिए, लेकिन छोड़ी भी नहीं होती है। छोड़ दी, लेकिन एडिक्शन एक चीज होती है जिसको आप सिर्फ घर वाले बाज़ औक़ात ये समझते हैं कि हम उसको बाहर नहीं निकलने देंगे,
इसका मोबाइल फ़ोन छीन लेंगे तो इसकी एडिक्शन चली जाएगी। एडिक्शन इज़ अ मेडिकल इशू। ये कोई अब वो बात नहीं रही कि बेटा दिन में 4 कप नहीं चाय पीते 3 पी लेना। ये एडिक्शन जो है, क्या मतलब चाय की एडिक्शन होती है? देखिए हर चीज की एडिक्शन, जब किसी भी चीज का जिंदगी में किसी भी चीज का जब नशा हो जाता है ना, तो उसको आपको प्यार से और बहुत टेक्निकल तरीके से कम कराना पड़ता है। इसी वजह से क्या होता है, वो मिस्टर शरीफ जो है ना मेरे हस्बैंड, वो मुझे कहते हैं तुम भी एडिक्टेड हो, तो मैं उनसे बड़ा लड़ती हूँ। नहीं सुनो तो सही, शरीफ नहीं ना, तो मैं कहती हूँ मांगने से बिजली तुम भी एडिक्टेड हो हर बात के बीच में घुसने से। जी हाँ, तो मैं बताई थी कि वो मिस्टर शरीफ जो है ना, वो कहते हैं तुम भी एडिक्टेड हो। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा क्यों भाई, मैं कैसे होने लगी? कहने लगे तुम शॉपिंग की एडिक्टेड हो, और ये तो हकीकत है। वीक में मैं 2 दफा शॉपिंग। जूतों की एडिक्शन, ये तमाम चीजें अपनी जगह, लेकिन ये जो सीरियस एडिक्शन होती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में ऐसी जगहें हैं जहाँ आप अपने बेटे या बेटी या शौहर या जो भी खुद अगर जाना चाहें, अपनी एडिक्शन को सॉल्व करना चाहें या उसकी मदद उसको कम करना चाहें तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सेंटर्स हैं, आपने बड़ी अच्छी बात की, और आई एम ग्लैड कि आज आप हमारे घर ये लेकर आए हो, क्योंकि बिल्कुल हमारे ऐसे दोस्त तो हैं इनके बीच में बातचीत चलती रहती है, तो मैं जरा पता करती हूँ। हाँ, नहीं पता करो एक्सपर्ट्स की हेल्प लेके इसको कैसे कम किया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ वही बात माँ बाप का ये कहना और डांट के कहना कि नहीं तुमने नहीं करना, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आज हम एडिक्शन के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। आयशा की रेसिपी पे जाएंगे और आप यहाँ रुकिएगा थोड़ी देर। हाँ नहीं, मैं बिल्कुल ना, आज तो मैं अपने आपके लिए ना, हाँ मैं तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। पता है, बिल्कुल परेशान ना हो, मैंने अपने एक्सपर्ट्स को भी बुला लिया है और सब ठीक हो जाएगा। अच्छा पता, आज तो मैं इतनी परेशान थी ना, मैंने तो आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। तो आयशा कितनी अच्छी है ना। शरीफ आपने बोला, पहले मैंने सोचा था कि मैं आपके लिए कॉफी केक बनाऊं, मगर सुबह सुबह अगर आप खाली पेट है तो कॉफी केक अच्छा तो लगेगा, मगर उससे ज्यादा अच्छी एक और चीज लगेगी। क्या? आपके लिए कोल्ड कॉफी बनाऊं? मुझे भी चाहिए। ठीक है, कोल्ड कॉफी मैं बना रही हूँ। अच्छा हुआ फिर मैं ब्रेकफास्ट नहीं करके, असल में ना मैं बैठी तो ब्रेकफास्ट करने थी, लेकिन वो मेरी कजन का फोन आ गया ना, उसके बाद तो फिर मेरा दिल ही नहीं चाह रहा ना कुछ खाने पीने का। लेकिन अभी पता है मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो गई कि अब अनुषा जो है ना ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। सही होगा, बस अब भूख भी लग रही है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं आपके लिए बना रही हूँ कोल्ड कॉफी, और कॉफी की, चाय की, इन सारी चीजों की भी एडिक्शन होती है, लेकिन अनुषा इस एडिक्शन को ना आप बहुत क्लेवरली कम कर सकती हैं। सबसे पहली चीज तो ये जो हम हमेशा कहते हैं कि जी आहिस्ता आहिस्ता करके इसकी मिकदार कम कर दें, ठीक है। दूसरी चीज ये कर सकती है कि आई हैड दिस चाय, मैं एक जगह गई, मैंने वहाँ पे एक चाय पी और मैं उस चाय की फैन हो गई। वो चाय थी, कोल्ड टी थी, दूध वाली, और उसमें बनाना का फ्लेवर था। तो मैंने पी ली कि चलो सही है, चाय है, मेरा चाय पीने का दिल चाह रहा है, मगर फिर एक्चुअली मुझे इस बात की आदत हो गई कि अगर हम चाय, पत्ती, कॉफ़ी इस फ्लेवर को कम रखें, इसकी मिकदार को भी कम रखें और उसको किसी फ्रूट से जो है वो बैलेंस कर दें, तो आहिस्ता आहिस्ता करके कैफीन की एडिक्शन आप कम कर सकते हैं। में पता है क्या, मेरे जो हस्बैंड है ना मिस्टर शरीफ, यू नो कि वो तो मर्चेंट नेवी में होते हैं, तो वैसे भी उन लोगों को तो ना चाय की बहुत आदत होती है, और मेरे हस्बैंड को तो कुछ ज्यादा ही, वो तो एडिक्टेड है। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से लोगों को चाय की, कॉफी की तो एडिक्शन। लोग रात को सोते हो नहीं, वो तो जब तक सोते हो चाय ना पिए ना उनको तसल्ली नहीं होती। अच्छा, एडिक्शन देखिए तब होती है जब आप अगर एक नॉर्मल चाय पीते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो और बहुत जो है वो माइल्ड भी ना हो, 4 कप से ज्यादा पीते हैं, 5 कप, 8 कप, तब एडिक्शन कहते हैं। तो वो इतनी ही पीते हैं यार, 8 कप, 10 कप पीते हैं। मतलब वो जब आते हैं ना घर तो वो तो कहते हैं मुझे तुम्हारे हाथ की इतनी अच्छी होती है, बस हर घंटे पे कहते हैं बस बनाती रहो, चाय बनाती रहो। अच्छा चलिए रेसिपी समझा देते हैं हम। और सबसे पहले हमने एक ब्लेंडर लिया, उसमें मैंने बर्फ ऐड कर दी क्योंकि कोल्ड कॉफी हम बना रहे हैं। साथ में इसमें मैं ऐड कर दूंगी वनीला आइसक्रीम। 1-2 स्कूप्स, ये 2 स्कूप्स हैं, और 2 स्कूप्स वनीला आइसक्रीम मैंने ऐड कर दिए। साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी इंस्टेंट कॉफी पाउडर। जो कंपनी आपको अच्छी लगती है, जिस कंपनी का घर में आता है वो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे हम, सिंस ये बहुत ठंडी ठंडी और मीठी सी होगी। असल में वनीला भी डाला है ना, इसलिए भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन वनीला और जबरदस्त कह रही हूँ, वनीला का और कॉफी का इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अच्छा, साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क। ये हम दूध ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप। नॉर्मल दूध है? नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल मिल्क है, लेकिन अगर आप फुल क्रीम मिल्क ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। कोल्ड कॉफी है, क्रीमी अच्छी लगेगी, बाकी क्रीमीनेस जो है वो आइसक्रीम से आएगी। और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। अच्छा, ये जरूरी इसलिए भी है, ये मैं इस वक्त 3 खाने के चमचे ऐड कर रही हूँ। जरूरी इसलिए भी है कि
जब आप इसमें बर्फ ऐड करते हैं ना तो जो कॉफी होती है वो बहुत आइसी हो जाती है। तो उस आइसीनेस को कम करने के लिए और बहुत पतली पतली से उसको बचाने के लिए, उसका टेक्सचर थिक करने के लिए कंडेंस मिल्क एंड आइसक्रीम। आई थिंक ये तो और इसको हम करेंगे ब्लेंड। क्वाइट इजी, नॉट टू डिफिकल्ट। वही ना, और ये तो इतने मजे की लग रही है। आई थिंक के बच्चे जो है ना वो तक पी लेंगे इसको तो शौक से। वैसे बच्चों के लिए नुकसानदेह तो नहीं है? बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है अगर आप इसमें कॉफी कम रखें। और इसमें आप एक और चीज कर सकते हैं, यू कैन एक्चुअली डू दिस कि आप इसमें वॉलनट्स ऐड कर सकते हैं, बनानास भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अनुषा, बनाना का फ्लेवर जो मैंने चाय के साथ पिया है ना, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। सेम रेसिपी से चाय बनाइएगा, नॉट कॉफी और बनानास उसमें ऐड। तो मतलब उसमें हम क्या करेंगे? कॉफी की जगह चाय की पत्ती डालेंगे? हाँ, कहवा ऐड करें, चाय की पत्ती। चाय की पत्ती तो नहीं हो सकती ना, वही ना, मैंने कहा कैसे होगा। गाढ़ा सा हम उसमें ऐड कर देंगे कहवा। और ये जो हमारे सर के कॉफी तैयार। ओह वाओ, निकाल दूं एक और? नहीं, बस 2 काफी है। 2 काफी। मतलब मैं पीऊंगी और आप पिएंगे। आयशा तो खुद ही बना बना के इसका दिल भर गया ना। नहीं, जो लोग बनाते हैं ना उनको कम प्यास और भूख लगती है ना जब वो बनाते हैं। अच्छी बात है ना, वो क्या कहते हैं, स्मार्ट शेफ्स स्टे स्लिम। ये भी आप स्लिम है। हमें मोटा करने के चक्कर में और खुद कंडेंस मिल्क और ये सब कुछ डालती है ताकि हम लोग मोटे मोटे हो जाएं। इसमें से भी अच्छा। एंड थोड़ी सी हम इसकी करेंगे गार्निश विद इंस्टेंट कॉफी। तो कॉफी से ही करेंगे? हाँ, इंस्टेंट कॉफी से। ओके, वेल डन। यस, अच्छा लगा यार। यहाँ पे कॉफी केक भी हम बना रहे हैं। ठीक है, ओह, कॉफी केक को मैंने सारा जितने भी आप इंग्रेडिएंट्स देखेंगे बैटर के, वो सारे मैंने बना के रख लिए हैं और इस तरह से इसको बेक कर लिया 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और इसकी जो मेन जो इसकी बेसिकली जो फ्रॉस्टिंग होती है वो बड़ी आसान होती है। मैं लाती हूँ एक बोल और इसकी मेन फ्रॉस्टिंग हम बनाएंगे। अच्छा, मेन फ्रॉस्टिंग इसकी बनाने के लिए हमें जरूरत है चीनी की। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 200 ग्राम चीनी रखी हुई है। अच्छा, ये चीनी ऑलरेडी पिसी हुई है ना? पिसी हुई है। ये तो मिल भी जाती है आसानी से। एक चीज कि जरूरी नहीं है कि आप आइसिंग शुगर खरीदें। आइसिंग शुगर जब आप खरीदते हैं इतना सा डब्बा मिलता है महंगा, तो आप क्या करें, घर पे चीनी ले आए, कॉफी ग्राइंडर होता है, कॉफी ग्राइंडर में रखें और ग्राइंड कर लें। सस्ता भी पड़ता है और बहुत सारा आप जो है वो बना सकते हैं। इन चीजों की एडिक्शन मेरे ख्याल से ड्रग्स की एडिक्शन से बहुत बेहतर होती है। मोटापा आता है, सिर्फ हार्ट अटैक होने के चांसेस हो जाते हैं, बुढ़ापे के चांसेस हो जाते हैं। वैसे तो कहते हैं कि किसी चीज की भी एडिक्शन अच्छी नहीं होती और हम सिर्फ ड्रग्स को बहुत सीरियसली लेते हैं, नशा करने को बहुत सीरियसली लेते हैं। लेकिन कहते हैं कि कॉफी से लेकर, चाय से लेकर, चीनी से लेकर जो लोगों को एडिक्शन होती है वो भी आपके लिए उतनी ही नुकसानदेह है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी चीज की एडिक्शन में इसमें मैंने मक्खन ऐड किया है 4 खाने के चमचे। साथ में मैं इसमें इंस्टेंट कॉफी पाउडर ऐड कर दूंगी और ये मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून। डिपेंड करता है कि आपको जो है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पसंद है। ठीक है, अच्छा अब इसको हम करेंगे मिक्स और अच्छी तरह से। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखिएगा, मैंने फिलहाल इसमें जो मक्खन इस्तेमाल किया है ये बिल्कुल हमारे एक जो है वो पड़ोसी होते हैं खुर्रम, वो मुझसे कुछ मक्खन लेके गए और जब वो वापस लेके आए तो वो पिघला हुआ था। हालांकि मुझे इस पे जमा हुआ मक्खन चाहिए था, लेकिन इसमें जमा हुआ मक्खन इस्तेमाल लेंगे। ऐसा जल्दी से जैसे ब्रेक से वापस आते हैं तो रेसिपी को कंप्लीट करते हैं और भी लग रही है ना तो मुझे यहाँ पर आ जाएंगे। और मिस शरीफ जो है फिक्र भी नहीं कर रही है, आपकी कॉल्स भी लेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा आपको एक्सपीरियंस याद हो बच्चों की एडिक्शन, फैमिली में किसी की एडिक्शन, हमें ज़रूर कॉल करके बताइएगा ब्रेक के बाद। तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो। चाय टोस्ट और रोस्ट। और एक बहुत मजे की स्मेल भी आ रही है शरीफ यार। मतलब जितना स्मेल आ रही है ना, मुझे लग रहा है कि बस मुझे भूख बढ़ती जा रही है। कब से हम इस भूख के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन ये केक बन के नहीं दे रहा। बस बन गया। अच्छा, हमने फॉन्डेंट में क्या इसका जो फ्रॉस्टिंग है उसमें क्या क्या ऐड किया मैं दोबारा से बता देती हूँ कि इसमें मक्खन हमने शामिल किया तकरीबन 6 खाने के चमचे। 6 खाने के चमचे मक्खन के साथ हमने जो है वो इसमें 200 ग्राम चीनी, अच्छी खासी चीनी शामिल करनी है। और फिर हमने फैटनिंग चीजें नहीं है, बस केक तो फिर होता है फैटनिंग है। अच्छा, हमने क्या किया कि हमने गर्म पानी में भर के 1 खाने का चमचा कॉफी को ऐड किया, उसको घोला और वो हमने इसमें शामिल कर दी। अब इसमें जो है आपको हल्के से ब्लैक डॉट्स नजर आ रहे हैं, बेसिकली कॉफी के हैं। तो जब वो मुंह में आएगी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग आएगी। अच्छा, इसको अब हम इलेक्ट्रिक विस्क की मदद से विस्क करेंगे
अच्छा मुझे बताओ, अच्छा अगर किसी के वो ये इलेक्ट्रिक तो फिर क्या करें? हाथ से करें और एक और काम कर सकते हैं, और एक और बड़ा अमेजिंग काम कर सकते हैं। पता है क्या, जो आपके पास चॉपर होता है ना, जिसमें आप यूजुअली जो है लहसुन अदरक की सारी चीजें ऐड करके चॉप कर रहे होते हैं, सिर्फ उसमें ये सारी चीजें ऐड कर दे और ब्लेड चला दे, तो वो ब्लेड की फोर्स से उसमें वो ये इसका जो एक स्मूथनेस है ये क्रिएट हो जाए। अच्छा आयशा तुम इतनी सारी चीजें अच्छी अच्छी बनाती हो, मुझे तो खैर मजा तो इसका अच्छा लगता है आयशा के हाथ का जायका जो है, लेकिन स्पेशली जो ये करती है ना इसकी सारी सजावट, आई लव दिस। अच्छा मैं तुम लोगों को भी एक टिप दे दूं, जब अभी बताया हमने तुम लोगों ने कहा ना कि ये जैसे जिसमें लहसुन वगैरह चॉपर में हम लोग करते हैं, जो जूसर होता है, तो जब जूसर उसके बाद होते हैं, बल्कि ये सही मायने में बिजली के लिए टिप है, लेकिन मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, तुम लोग डायरेक्ट उसको बता दो। गई किधर है वैसे? मैं शरीफ यार मैं उसको छोड़ दो प्लीज, मैं उसको नहीं वेस्ट करना चाहती, मैं ना बता रही हूँ तुम्हें, तुम उसको बता देना। अच्छा पता है क्या होता है, उसको जब हम लोग वॉश करते हैं ना तो बड़ा मसला हो जाता है, तो उसमें पता है क्या करें, आप जरा सा सर्फ डालें या जो भी जिससे भी आप लिक्विड से बर्तन धोते हैं, और उसके ऊपर पूरा पानी भरें और उसको 1 मिनट के लिए चला दें, तो वो पूरा जो होता है साफ हो जाता है। वेल डन मिसेस शरीफ आपा। मिसेस शरीफ के टोटके, मिसेस शरीफ के टोटके हो सकते हैं, बट ये आपा वापा आई डोंट लाइक। पता नहीं आजकल लोग आपा वापा क्यों कहते हैं भाई? नहीं मिसेस शरीफ, अब तो चीजें बदल गई। मुझे किसी बच्चे ने आंटी कह दिया तो उस दिन, और आपको नहीं पता मेरे पे क्या गुजरी है। देखो पता क्या, पूरी रात नींद नहीं आई, फिर मैं सुबह मुंह उठा के देखो मैक्सिमम आप कहते हो ना अनुषे कहो, अनुषे जी बोल देना ज्यादा अच्छा नहीं है, अगर थोड़ा सा आपको इज्जत ही करनी है जरूरी, बाजी अम्मा खाला आपा आंटी शरीफ। अब आपने अपनी चेहरे बता दी है, अब बिजली आपको यही बोलेगी। मैं बिजली को सुने पे के लिए आंटी बोलना शुरू कर दूंगी। अगर टॉपिक ही हो सकता है कि किस उम्र में आंटी बुलाने, किसी उम्र में भी नहीं बुलाना चाहिए। आई थिंक किसी औरत को आंटी बुला लेना चाहिए। आपने बस वो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। बाजी जी किसी को शैतान नहीं कहना चाहिए, आपको नहीं कह रही, हम लोग इंसान है ना, प्यार मोहब्बत से रहे, सारी बातें करें। बिजली में बहुत प्यार मैं ये कह रही, ये उसको बोलना तो देख क्या हो गया, आप तो लड़ने पे बैठी रहती हैं। इनको जुले पे बिठा दिया था, ये धूप लगा दो इनको या ऐसे रहने तो वहाँ पूरा सफाई कर दिया, आपके मेहमान आ रहे कोई 10-15 मिनट तक बिजली। हाँ तो इसमें कब से आपने धूप नहीं लगवाई है, फिर कहती है ना कोई काम नहीं करती, सारे काम करके कोई करती नहीं, इधर उधर तैयार हो जाएगा। ये तैयार बिल्कुल हो चुका है, छेती करके दे दो मुझे, फिर मैं बिल्कुल जैसे हैदराबाद में जो बेकरी है उसकी केक की तरह लग रहा है। उसकी तो क्या ही बात है, और उसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि दैट इज नॉट एक्स्ट्रा स्वीट। अच्छा हमने क्या किया कि ये जो फ्रॉस्टिंग हमने बनाई है, इसमें हमने जो सारी चीज़ें ऐड की हैं एज इट इज़ लगाना है, और उसके बाद इसको फ्रिज में रखना है। जब ये फ्रिज में रखेंगे ना तो इसकी ये जो ग्लेज इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, जो शाइन दिखाई दे रही है, वो बेसिकली कम होगी, और उसके बाद जो है वो ये बिल्कुल मैट सा हो जाएगा और एक लेयर बन जाएगी केक के साथ। जब आप काटेंगे तो वो केक के साथ ही आएगा, लेकिन ज़रूरी है कि इसके लिए थोड़ी देर इसको या तो रूम टेम्परेचर पे रखें या रेफ्रिजरेट करें। आयशा पे कितनी देर वेट करना पड़ेगा मुझे? आप कॉफी से स्टार्ट कीजिए ना, कोल्ड कॉफी से स्टार्ट कीजिए, जब तक कोल्ड कॉफी खत्म करेंगे हमारी कॉफी केक भी ठंडी हो जाएगी। और थोड़ी सी चॉकलेट, ये गार्निशिंग कितनी प्यारी करती है ना, इसका तो यही है ना आयशा का, तो मैं यही कहती हूँ कि टेस्ट भी अच्छा होता है और गार्निशिंग वगैरह इतनी अच्छी होती है, प्रेजेंटेशन भी बहुत, प्रेजेंटेशन तो भाई कहते हैं कि एक बार फिर ना वही जो लोग हैं वो अपनी पहले आंखों से खाते हैं ना। सही बात है। पता है कितनी भी अच्छी चीज हो, अगर देखने में मुझे अच्छी ना लगे मैं कभी नहीं खाती ना, कभी भी नहीं खाती। मैं छोटी थी ना आयशा, मेरी वालदा हमेशा हमारे घर वाले जो कुक कर रहे होते थे वो हमेशा कहती थी इसका रंग सही नहीं है, सालन का रंग सही होना चाहिए। तो मैं माँ लेकिन इसकी टेस्ट तो सही है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि रंग भी सही होना, अच्छा लगना खाने को कितना ज़रूरी है। और इसके लिए इसी के लिए हमने पता है क्या किया, जब हमने इस केक को बेक किया था ना अनुषा, तो जब भी हम बेक करते हैं किसी भी बड़े केक को, तो क्या होता है कि अगर अवन का टेम्परेचर हल्का सा भी कम ज़्यादा हो जो कि होता है, तो बीच में से वो नीचे हो जाता है। तो उसके लिए क्या परफेक्ट तरीका होता है कि अगर आपका केक बहुत ज्यादा थिक है तो आप उसको काट दें, जो कि बाजार वाले करते हैं, ये वो अफोर्ड कर सकते हैं, प्राइस उनकी इतनी ज्यादा होती है। या आप केक को उल्टा करके नीचे वाली जो साइड होगी वो सीधी होगी, उसके ऊपर सारी चीजें रख के सर्व करें। दिस इज व्हाट वी डिड, दिस इज व्हाट वी डिड, ये उल्टा केक रख के हमने सर्व किया। ब्रेक लेंगे हम, रेसिपी हमारी कंप्लीट हो गई है दोनों। मिस शरीफ हमारे साथ हैं, हमारे कुछ एक्सपर्ट्स हैं, आते ही होंगे। एडिक्शन की आज हमारे से बात हो रही है, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
आज हवाले से बात हो रही है, आप सब जानते हैं कि एजुकेशन अब जो है, अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें भी हो रही है। एक ज़माने में हम लोग उसको शायद छुपाया करते थे, हमें शर्म आती थी, हमारे बच्चों के प्रॉब्लम्स होते थे तो हमें पता नहीं होता था कि हम कहाँ जाएँ। रिहैबिलिटेशन के हवाले से देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ 2 ऐसे नुमाइंदे मौजूद हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। विलिंग वेज इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। डॉक्टर सदाकत अली हैं, एडिक्शन साइकाइट्रिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? CEO भी हैं विलिंग वेज के। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साथ ही साथ हमारे पास वकील मुराद साहब हैं जो एडिक्शन काउंसलर हैं एंड ही इज़ द डायरेक्टर एट विलिंग वेज। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप दोनों के टाइम का। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि ड्रग एडिक्शन अगर बात की जाए तो किस लेवल पे हमें ड्रग्स यूज़ करने पड़ते हैं कि हमें एक एडिक्ट का जो लेबल है वो सर पे लग जाता है, कि हमें पता चलता है कि ठीक है अभी इसको सिर्फ ये शौक नहीं है या ये मज़े में नहीं हो रहा, ये एक एडिक्शन बन चुकी हुई है चीज़। देखिए, जो ड्रग यूज़ है वो एक मुख्तलिफ चीज़ है और ड्रग एडिक्शन बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। ड्रग यूज़ होता है जब आप अपने मूड और मिजाज को अपनी मर्ज़ी से बदलने के लिए कोई ड्रग इस्तेमाल करते हैं और नॉर्मल क्वांटिटी में इस्तेमाल जब आप कर रहे होते हैं और मूड और मिजाज भी बदल रहा होता है तो इसको हम ड्रग यूज़ कहते हैं। लेकिन जब क्वांटिटीज़ बेइंतहा बढ़ना शुरू हो जाएं और उनका कोई जो फ़ायदा है वो कम से कम होना शुरू हो जाए और नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा सामने आना शुरू हो जाए तो इसको एडिक्शन कहते हैं। और ये एक जिस्मानी बीमारी है, यानी जब लोग ड्रग इस्तेमाल करते करते जिस्मानी तौर पर बीमार हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर ड्रग का कोई पॉजिटिव असर नहीं होता और वो ज़्यादा से ज़्यादा फिर ड्रग इस्तेमाल करने लगते हैं और टॉक्सिन्स बननी शुरू हो जाती हैं, फिर मत मारी जाती है उनकी और वो हर वक्त इसी गोरख धंधे में रहते हैं और उनकी लाइफ टोटली डिसफंक्शनल हो जाती है। ड्रग्स जो है लोग रिक्रिएशन, जैसे कि उन्होंने कहा कि एडिक्शन नहीं होते लेकिन ऐसी मज़े में इस्तेमाल होती हैं और दोस्तों के साथ वीकेंड्स पे लोगों को लगता है कि वो एडिक्ट्स तो नहीं है, वो हैं भी नहीं, लेकिन शुरुआत तो यहीं से होती होगी कहानी सारी। जी बिल्कुल, कि आप रिक्रिएशन ड्रग्स ले लेते हैं एक फ़न के तौर पे या रिक्रिएशनल वे में यंगस्टर जो हैं वो नशे का इस्तेमाल शुरू करते हैं। जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो अदाद शुमार हैं वो ये बताते हैं कि तकरीबन कोई 10 to 15% लोग इन्हीं में से, इन्हीं यंगस्टर्स में से एक स्टेज पे जाके एडिक्शन यानी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो शुरुआत में तो ये फ़न ही होता है और ये फ़न जो है वो फिर एक स्टेज पे जाके बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जाता है, जो कि शुरू में इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि वो एक स्टेज पे जाके फंस जाएंगे इस बीमारी में। तो यंगस्टर्स के लेवल पे ये चीज़ देखी गई है कि ड्रग्स आर कूल और वो एक फ़न के तौर पे, मज़े के तौर पे इस चीज़ की शुरुआत करते हैं और जिसमें से फिर कुछ लोग कुछ अरसे के बाद जाके बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देते हैं, जिनको हम नशे के बीमार या एडिक्शन की बीमारी को जो है वो फन के तौर पे अगर ड्रग्स इस्तेमाल की जाए, डॉक्टर साहब तो मुझे बताइए कि आपके चांसेस कितने हैं कि आप एडिक्शन में आ जाएं? क्योंकि ये मैं चाहूँगी लोगों को पता हो, क्योंकि मैं खुद ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कहते हैं यार इट्स फन, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी नौकरी तो है, हमारी ज़िंदगी तो है। और मैं उनको हमेशा ही कहती हूँ लेकिन ये ड्रग्स हैं और पता नहीं शायद हमारी ट्रेनिंग ऐसी की गई है कि आप देख के कोई चीज़ शौक में आ जाते हैं, कहते हैं नहीं लेकिन मंडे को तो हम भी काम पे जाएंगे लेकिन आज सैटरडे है तो हम ये कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा है कि ये एक जेनेटिक बीमारी है, यानी इसमें मोरसी असरात होते हैं और जो लोग भी ड्रग करते हैं उनमें से आप पहले नहीं बता सकते कि कौन एडिक्ट बनेगा और कौन नहीं बनेगा। ये जिसकी जीन्स हैं फ्लरिश कर जाएंगी, जैसे दिल की बीमारी होती है, जैसे डायबिटीज़ होती है। तो जो लोग भी ड्रग करते हैं वो उनको पता नहीं होता कि वो आगे चल के एडिक्ट बनेंगे कि नहीं, और वंस वो एडिक्ट बन जाते हैं तो फिर पता चलता है, पहले से पता नहीं चलता। साइंस और सिस्टम कुछ है उसके ना, कुछ बनाई है उन्होंने। देखें क्या कोई पैकेज ही बनाई है हमने। हाँ ना, चलो इस पैकेज पे नजर डालते हैं, फिर हमारे दोनों गेस्ट से पूछेंगे। न्यूज़ फीड है। अच्छा, न्यूज़ फीड है हमारे हाँ पास। जी, ठीक है। कहते हैं कि आपकी बॉडी को एक फिजिकल डिपेंडेंस हो जाती है, इसमें कितनी एक सच्चाई है? निकोटीन पे तो हो जाती है, आपकी बॉडी को विड्रॉल्स होते हैं फिर? अच्छा, ऐसा है कि जो फिजिकल डिपेंडेंस है वही असल एडिक्शन है। साइकोलॉजिकल हैबिचुएशन होती है और फिजिकल एडिक्शन है। जैसे डायबिटीज़ जब लोगों को होती है तो वो मीठे से निपट नहीं छोड़ सकते, तो फिर ड्रग्स कहाँ से? अच्छा, तो इसमें यही मसला होता है कि जिस्मानी तौर पर जिस्म ड्रग के ख़िलाफ़ चलना शुरू कर देता है और जितनी भी ड्रग कोई इस्तेमाल करता है जिस्म उसे मिसमैनेज करता है, जिससे टॉक्सिन्स पैदा होती हैं,
टॉक्सिन्स वो चीज़ है जो पॉइजनस चीज़ होती है जिससे मत मारी जाती है बंदे की। सही है। अच्छा, विड्रॉल सिम्टम्स बहुत होते हैं, अगर विड्रॉल सिम्टम्स को थोड़ा सा समझाइएगा। क्या बेचैनी होती है? मैंने ड्रग एडिक्ट्स को अगर जैसे हमने फिल्मों में, टीवी पे, ड्रामों में देखा है, तो वो बहुत ज़्यादा रोना धोना, चीखम चिल्लाना, चीज़ें तोड़ना, अग्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। ये सिम्टम्स हैं? देखिए, ये बहुत पहले जब ऐसी इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स नहीं मौजूद थी तो विड्रॉल सिम्टम्स के बारे में कहा जाता था कि ड्रग छोड़ते हुए बहुत सीवियर किस्म के जो है वो फिज़िकल असरात होते हैं। लेकिन चूँकि अब इतनी इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स मौजूद हैं तो एज सच को विड्रॉल सिम्टम्स पेशेंट्स को नहीं हो रहे होते और वो बहुत स्मूथली विड्रॉल से जो है कि आप एडिक्शन से, मतलब एडिक्शन आपकी ख़त्म हो सकती है इन ड्रग्स के साथ, थेरेपी के साथ? बिल्कुल, जो रोल है मेडिसिन्स का शुरू की स्टेज में बहुत अहम होता है, जो उनके विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करने में, और जो काउंसलिंग है, जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे, वो काफ़ी जो है वो हेल्प करता है पेशेंट को, और इसके नतीजे में कम से कम जो है वो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं और बहुत स्मूथली वो इस स्टेज से गुजर जाते हैं। क्रेविंग्स पे अगर हम आ जाएं, क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा, क्रेविंग्स का ताल्लुक इंसान के दिमाग का एक हिस्सा है जो इंसान के दिमाग के निचला हिस्सा है, बेस है, जो जिसे इंसुला कहते हैं। तो क्रेविंग्स वहाँ पैदा होती हैं, एक एंग्जाइटी पैदा होती है जो इशारा कर रही होती है कि गो गेट योर ड्रग। और उसका जो इंसान का जो शऊर है वो मुसीबत में मुब्तला हो जाता है और वो फैसला नहीं कर पाता कि वो क्या करे। अल्टीमेटली क्रेविंग्स उस पर जब हावी होती हैं तो वो जाके ड्रग करता है। इन चीज़ों के बारे में इससे ज़्यादा बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी बैठे बैठे याद आ गई कहानी कि लाहौर में एक लड़का था, उसने 2 महीने पहले खुदकुशी की है। वो 19 या 20 साल का था और ड्रग एडिक्शन की वजह से 6 महीने उसने नहीं ली, लेकिन फिर उसने अपनी दोस्त से कहा कि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा और ये ज़िंदगी मुझे कोई अजीब सी लग रही है ड्रग्स वगैरह। तो उसके बाप ने उसको बिल्कुल कम कर दिया था, तो उसने फिर जाके खुदकुशी कर ली। वहाँ तक कहानी चली गई थी और ये लाहौर में हुआ था अभी। अच्छा, ये ऐसे होता है कि जो लोग इलाज में नहीं होते क्योंकि जिसे कोल्ड टर्की कहा जाता है कि खुद से नशा छोड़ना तकलीफ़ों के बावजूद, और कोल्ड टर्की को पुराने ज़माने से खेती करना है क्योंकि ना टाइम नहीं है ना। अच्छा, कोल्ड टर्की की बजाय वार्म टर्की जो होता है, जो इलाज में होता है, काउंसलिंग में होता है, बंदा अंडर केयर होता है, तो उससे बेहतर नतीजे निकलते हैं। कहते हैं कि आपकी अनहेल्दी फ्रेंडशिप्स, ऐसी कुछ दोस्तियाँ भी डेवलप हो जाती हैं जो आपके लिए सही नहीं होती, या आपके सर्कल से आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा नज़र रखना चाहिए कि आपके बच्चे किसके साथ उठ बैठ रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? इससे अवॉइड हो सकता है एडिक्शन? जब हम बच्चों को ये शुरू से ही एक तो बताते हैं कि उसे नो करना सीखें, यानी जो पीयर प्रेशर है, दोस्तों का रोल है इसमें नो डाउट बहुत अहम है कि वो दोस्तों को इनकार नहीं कर सकते, और वैसे भी दोस्तों को इनकार करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर ये कर देते हैं, ये जो एक ट्रेनिंग है जिसको हम असर्टिव ट्रेनिंग का नाम देते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबली जब दूसरों को नो कह सकते हैं तो उससे काफ़ी आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। फिर जो लोग आपको ऐसी चीज़ें ऑफ़र करते हैं तो आप आसानी के साथ बगैर उन्हें नाराज़ किए अपने दोस्तों को भी नो बोल सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स, हमारे डायरेक्टर साहब विलिंग वेस्ट के यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत सारी इन दोनों से बातें करनी है, आपकी कॉल्स भी लेंगे, लेकिन अभी इस वक्त छोटे से ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से जैसे वापस आते हैं तो ड्रग एडिक्शन के हवाले से बात हो रही है। कोई भी कहानी हो शेयर करना चाहें तो मैं प्लीज़ करूँ। थैंक यू अनुषा, मैं और आलगिल, और आज पता लगाओ सेगमेंट में मैं लोगों से बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ पूछने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं, तो हम उनसे ये पूछेंगे कि वो दिन में कितनी सिगरेट पी जाते हैं और वो कितनी कोशिश करते हैं सिगरेट छोड़ने की या फिर उस आदत को छोड़ने की। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो आदत से भी मजबूर होते हैं, उनका दिल नहीं चाहता लेकिन आदत से मजबूर होकर भी वो सिगरेट पीते रहते हैं। तो पूछते हैं कि दिन में कितनी सिगरेट पी जाते हैं वो, और कितने अरसे से पी रहे हैं वो, और वो छोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं। आ जाए। सिगरेट पी दो? नहीं भाई। सच बता। नहीं भाई, कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। जी हाँ, सिगरेट मैंने छोड़ दी है। पहले मैंने बहुत पी, 20-25 साल पी है सिगरेट। 20-25 साल क्या? बचपन में पीनी शुरू की? हाँ, बचपन में पीना शुरू करी थी, जवानी में छोड़ी है। वो एक मीठा जहर है सिगरेट जो है। तकरीबन 15-20 साल हो गए। 15-20 साल हो गए सिगरेट पीते हुए। तो मुझे बताओ दिन में कितनी पी जाते हैं आप? साहब दिन में तकरीबन 6-7 पी जाते हैं। आप अहद कर लेंगे मैंने सिगरेट छोड़नी है तो आप ज़रूर छोड़ सकते हैं। और लोगों से पूछते हैं कि वो सिगरेट पीते हैं और दिन में कितनी पी जाते हैं और वो छोड़ सकते हैं नहीं। भाई नहीं सॉरी।
सिगरेट में पीता ही नहीं हूँ, और अगर मेरी जेब से सिगरेट निकल आई जो चोर की सज़ा मेरी सज़ा। और छोड़ दिया, ये फेंक दिया भैया। चले भाई, आज से इन्होंने छोड़ दी सिगरेट। सिगरेट पक्का पक्का पक्का। अपनी भी हो गई? नहीं नहीं नहीं। चलें जी, मुझे लगता है मेरा मकसद पूरा हो गया। अगर एक बंदा भी सिगरेट पीना छोड़ दे देख के, तो हम सोचेंगे हमारा मकसद पूरा हो गया। आज छोड़ा, कल फिर पीने लग गया। जैसे कोई पीने लग देखते हैं उसको बस हम बोलते हैं हम भी। दिल करता है खुद? हाँ, खुद दिल करता है। दिन में कितनी? 5-6, ज़्यादा से ज़्यादा। दिन में 5-6? हाँ, इनफ। छोड़ने की कोशिश करेंगे? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे छोड़ने की। हाँ। तो ये था हमारा आज का पता लगाओ सेगमेंट। मैंने और उन्हीं लोगों से सवाल किया है जो लोग सिगरेट पी रहे थे। जब हम कैमरा लेके उनके पास गए तो उन्होंने छुपा ली या फिर डिनाई किया कि वो सिगरेट नहीं पीते। वो इसलिए नहीं बता रहे थे क्योंकि वो अपने घर वालों से छुप के या तो सिगरेट पीते हैं, या फिर वो अपने घर वालों में उसको बताना नहीं चाहते कि वो सिगरेट पीते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो देखा ये गया है कि सिगरेट पीते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो दिन में 20 सिगरेट पी जाते हैं, 10 सिगरेट पी जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनको ये नहीं पता कि उनके लिए सेहत के लिए बेहतर नहीं है, उनकी सेहत जो है इससे ख़राब हो सकती है, लेकिन फिर भी वो आदत से मजबूर हैं और ज़रूर पीते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि अगर ये सेगमेंट देख के कोई एक बंदा भी अगर सिगरेट पीना छोड़ दे तो हम समझेंगे कि हमारा मकसद पूरा हो गया। तो आज के सेगमेंट के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ राहिल गिल। खुदा हाफ़िज़। हाँ, सिगरेट तो बहुत सारे लोग पीते हैं और छुपाते भी हैं। मेरे वालिद साहब जो है अपनी उम्र के बावजूद अपनी वालदा के आगे सिगरेट नहीं पीते थे जब तक वो हयात थी, कि नहीं बेटा अम्मी के सामने मैं नहीं सिगरेट पीता। मैंने कहा आपकी उम्र देखें, हम अभी भी छुपा रहे हैं क्या सिगरेट सामने। तसव्वुर है कि ये किसी बड़े के सामने सिगरेट ना पीना कोई इज्जत करने वाली बात है। एक्चुअली सिगरेट ना पीना तो बहुत बुरी बात होती है। सिगरेट ना पीना जो है असल बात है, लेकिन छुप के पीना, किसी बड़े के सामने ना पीना, ये ऐसे ही बने हुए हैं, रिवाज बने हुए हैं। और कुछ एडिक्शंस में शरीफ भी आ गई हमारे पास, कुछ एडिक्शंस वकील साहब एक्सेप्टेबल हो गई हैं, जैसे सिगरेट है या हुक्का है या ये चीज़ें, ठीक है, ये हम अपनी सोसाइटी में इजाज़त देते हैं सिर्फ जब हम देखते हैं कि अच्छा कोई मतलब कि शराब पी रहा हो तो ये गलत है, या फिर कोई अगर, लेकिन कहते हैं कॉफ़ी की एडिक्शन होती है, चाय की एडिक्शन हो जाती है। मैंने जो अपना मसला बताना था तो वो मैं डॉक्टर साहब से डिस्कस कर सकती हूं। अच्छा, मैं पहले एक छोटी सी बात बीच में कर लूं कि जैसे कुछ एडिक्शन नॉर्मल हो गई है, तो मैं आपको बताऊं किसी ज़माने में हेरोइन बिल्कुल नॉर्मली एक्सेप्टेड थी, ओपियम एक्सेप्टेड थी, कोकेन एक्सेप्टेड थी। एक कोला ड्रिंक होता है बहुत पॉपुलर, उसमें इनिशियली जो है कैफीन की बजाय कोकेन थी। तो नॉर्मल होना, लीगल होना किसी चीज़ के लिए काफ़ी नहीं है। असल बात यह है कि वो ड्रग ऑफ एडिक्शन है कि नहीं, लाइफ ख़राब होती है कि नहीं, डिसफंक्शनल होती है कि नहीं। कॉल भी आ गई हमारे पास, हम शरीफ के सवाल भी लेते हैं बिल्कुल इस कॉल के बाद। राना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम बहुत पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो बहुत ही अच्छा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगी कि ना हमारा बच्चा है, अच्छा। तो वो पहले शीशा पीता था, सिगरेट पे आगे 6 समोसा, अब 17 साल भी नहीं उसकी उम्र अभी। तो वो इतना बदतमीजी करता है, रूड होता है बहुत ज्यादा, तो क्या करें उसका डॉक्टर साहब? सिगरेट बहुत ज्यादा, सिगरेट बहुत ज्यादा पीता है आपका? सिगरेट, अच्छा, और कुछ तो नहीं है? गोले से बनते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा होने लग गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और आपकी स्टोरी भी मिलती जुलती है। डॉक्टर साहब, मैं भी आपको बताती हूँ, मेरी जो एक कज़न है ना, उनका एक बेटा है, वो टीनेजर था, तो पहले ना उसने स्मोकिंग शुरू कर दी। उनकी अम्मी को पता चला उन्होंने उसको बोला तो उसने छोड़ दिया। हम लोग बड़े खुश हो गए, लेकिन अभी वो 6 मंथ हो गए, वो यूनिवर्सिटी जाने लगा है। अब पता नहीं वहाँ पे उसको कौन सा नशा लग गया है, वो दिन ब दिन जो है बिल्कुल ही दुबला पतला हो रहा है और नशे का आदी हो गया। अब हम लोग उसका क्या हल करें? और ये भी कह रही थी कि उन्होंने शीशे से शुरू किया, वो सिगरेट पे आ गया, पैक ए डे, चेन स्मोकिंग कर रहा है 17 साल। आप बताएं कर रहा है। देखिए, बात यह है कि जो खुद से छोड़ना होता है खाली विल पावर के ज़ोर पे, इसमें अमूमन 95% लोग फ़ौरन सिगरेट नोशी पे वापस आ जाते हैं, और उनमें से 50% तो पहले हफ्ते में ही वापस आ जाते हैं। वजह उसकी ये है कि दिमाग के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है, ऐसे राब्ते बने होते हैं कि क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। दिमाग का एक हिस्सा है इंसुला, जिसमें क्रेविंग होती है और वो शऊर को शिकस्त दे देता है बार बार। और जब क्रेविंग होती है तो ऐसे 2 मिनट के लिए लगता है कि जैसे बंदा पास आउट हो गया, और वो फिर वो काम कर बैठता है सिगरेट वाला, तो बाद में पता चलता है। बात कर रही है ये गुस्सा करना, ये बच्चे जो एग्रेशन कर रहे हैं, अब जो कह रही है कि दिन में 1 पैकेट सिगरेट पी लेना 17 साल की उम्र, तो इसको कम कैसे किया जाए, या इनको भी काउंसलिंग की जरूरत है? टीनेजर बच्चा है ना, लोगों के पास जब अपने इमोशंस को कोप करने के लिए स्किल्स नहीं होती, तो फिर यंगस्टर्स ऐसी चीज़ों का सहारा लेते हैं, जैसे कोई स्ट्रेस
का एलिमेंट है लाइफ में, तो उसको कोप करने के लिए लोग जो हैं वो सिगरेट का सहारा लेते हैं। बहुत वेल ऑफ लोग हैं, उनको कोई स्ट्रेस नहीं है। आसान पहली बात तो ये है कि एकदम से ना छोड़ें, बल्कि पहले वो अपनी मोटिवेशन पे काम करें, अपना प्लान बनाएं कि वो कैसे छोड़ेंगे, और एक डेट सेट करें कि फलां तारीख को। अगर बच्चा तैयार ना हो, वो मैं पूछना सबसे पहले तो मोटिवेशनल वर्क है ना, डॉक्टर साहब इस बात पे कैसे लाएं? मोटिवेशनल वर्क जो होता है, अक्सर माएँ या बीवियां इस बारे में बहुत दिलचस्पी रखती हैं कि उनका बेटा या खामद जो भी प्यारा है घर में वो सिगरेट पीता है, तो उन्हें ये सीखना चाहिए कि मोटिवेशन कैसे दी जाती है, किसी को मुतहर्रिक कैसे किया जाता है। तो उस हवाले से वैसे मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर लोगों को जो सिगरेट पीते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि ये बड़ी नुकसानदेह चीज़ है, ये नहीं पता होता कि छोड़ना कैसे। भी आ गई है, लेकिन हमें तब पता चलता है जब हम 17-18 साल की उम्र में, हमें नहीं लगता कि बुरी चीज़ है, वो तो 30-35 के साल में समझाएंगे भी, समझेगा नहीं, क्योंकि उसकी जो कंपनी है ना। कॉल भी है, क्या आया साहब की कॉल है जी। अभी डॉक्टर साहब जो बात कर रहे थे कि जो मोटिवेट करने का जो इनका सवाल था कि इसमें बाकायदा फैमिली को एक ट्रेनिंग में आना पड़ता है, और उसके लिए हम फैमिली को ये सिखाते हैं कि वो अपने लॉकडाउन को कैसे मोटिवेट करें। भी होते हैं घर से। मैं डॉक्टर से ही पूछने वाली थी, कौन सी उम्र होती है जब बच्चे ड्रग्स शुरू करते हैं या बड़े भी एडिक्शन शुरू करते हैं, और कोई वजूहत तो होती होंगी, कोई रीजन। बड़ी कॉल भी। ओके, पहले कॉल ले ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनुषा कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है साहब, आप बताइए क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। तमाम मेहमानों को सलाम हो। अनुषा, जो मैं ये कहना चाहूँगा ड्रग्स के बारे में कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, उसका सर्कल ऑफ फ्रेंड्स क्या है। ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो इन्होंने बात की ना, डॉक्टर ने बिल्कुल सही बात की है। मोटिवेशन और कंसर्न और अटैचमेंट की बात होती है। मेरा बच्चा अगर किसी ड्रग में आएगा, उसके बिहेवियर में जरूर चेंज आएगा। उसको पैसों की जरूरत पड़ेगी, उसको वो बार बार इधर उधर भागेगा और कोई ना कोई बहाने तलाश करेगा, कहाँ जा रहा है किधर जा रहा है आपको बताएगा नहीं। तो ये हमें नोट करने वाली चीजें हैं। तो मेरा सवाल क्वेश्चन डॉक्टर से है ना, डॉक्टर बात ये है कि एक तो हमारे अब मुश्किल ही होगी, हमारी यूनिवर्सिटियों में हमारे पहले नहीं थी ड्रग्स, अब ड्रग्स आ गई हैं, ठीक है। एक तो यूनिवर्सिटीज को चाहिए इसको कंट्रोल करें। दूसरा सवाल ये कि जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है, आई नो सम रिहैबिलिटेशन सेंटर जहां ये ड्रग्स का इलाज, जिसमें लिखा होता है मनशियात का इलाज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वहां मनशियात दी जाती है, सिर्फ पैसे लोगों से खींचे जाते हैं, लोगों से पैसे ले लेकर उनको वहाँ बोल के वो वहाँ सेंटर के एडिक्शन उनकी हो जाती है। तो हाउ कैन वी फाइंड अ राइट पर्सन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? कैसे हमें पता चलेगा कि कैसे हम इसे कहाँ इलाज कराएं? और अगर हमने आ गया है तो हमें इससे प्यार मोहब्बत से डील करना चाहिए, उससे मिसबिहेव करना चाहिए। दिस माय क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। ठीक है। मैं बताऊंगा कि रिहैबिलिटेशन का जो पुराना कॉन्सेप्ट था कि इंडोर पेशेंट को जाना चाहिए, वो अब लाजमी नहीं है। ये माजी की बातें होती जा रही हैं, और मुस्तकबिल में ज़्यादातर लोगों का, और अब भी ज़्यादातर लोगों का इलाज आउटडोर बेसिस पे होता है, स्पेशली जो लोग खुद बिलिंग हों और अभी कोई फंक्शनल हों, कामकाज कर रहे हों या यूनिवर्सिटी जा रहे हों, तो इंडोर जाना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रियल सेटिंग में रहते हुए, मुआशरे में रहते हुए जो चेंज आती है वो लास्टिंग होती है। एक ब्रेक लेनी है मैंने। तो सबसे पहले फैमिली सीखे कि उनको इंटरवीन कैसे करना है, उनकी लाइफ में दखल कैसे देना है। वैसे तो वालिदैन बच्चों को कहते रहते पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बच्चों को पढ़ते, कुछ हमारे पास पहले सीखना पड़ेगा। कुछ हमारे पास केसेस भी हैं जो मैं आपसे मिलवाना चाहूँगी। तो इस वक्त मिर्ज़ा शरीफ और वकील साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच कि आप दोनों आज हमारे पास आए। डॉक्टर साहब को हम थोड़ी देर यहाँ पे रखेंगे क्योंकि कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात हो रही है आज एडिक्शन की। याया साहब ने भी मंशियात के हवाले से बहुत अच्छी बात की कि किस तरीके से वो एक एडिक्शन बन जाती है, किस तरीके से उसको हम हैंडल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब इसमें थोड़ी सी रोशनी डाल रहे हैं किस तरीके से अपने बच्चों को ऑब्जर्व करना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ बच्चों का मसला नहीं है, ये एक हद तक बड़ों का भी मसला हो सकता है। और जब आप थेरेपी सेंटर्स और यहाँ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स आते हैं तो आपको पता चलता है कितनी औरतें हैं इसमें। हम सिर्फ एज ए सोसाइटी इन बातों को बहुत ज़्यादा छुपाते हैं, हमें बुरा लगता है या ये एम्बैरसमेंट का बायस बनती है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं
जो टेलीविज़न पे आके अपनी कहानी डिस्कस भी करते हैं, उनको वाकई में सलाम पेश करती हूँ कि वो आएँ, लोगों को भी बताएं, क्योंकि इससे दूसरे लोगों को भी एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ जाती है कि ठीक है, हम भी अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं और हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका इलाज है, हमारे पास कुछ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं जहाँ पे आप अपने बच्चों को, बड़ों को ले जा सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। कितना हमें भी मदद करनी चाहिए एज अ फैमिली, बनिस्बत इसके कि हम ब्लेम करें, मारें, पीटें, उनसे लड़ाई झगड़ा करें, जबकि क्योंकि हमें भी ये बातें शायद आज भी इतनी समझ में नहीं आती। इसमें थोड़ी सी रोशनी लाने के लिए हमारे पास इस वक्त डायरेक्टर मौजूद हैं ड्रग फ्री पाकिस्तान फाउंडेशन की, फरीन नवीद साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ हमारे पास यहाँ पे ज़फ़र अहमद साहब हैं जो एक सक्सेस स्टोरी हैं, जो अपनी कहानी आज हमारे साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। फरीन, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि सिम्टम्स क्या होती हैं कि हमारा बच्चा या घर में कोई बड़ा ड्रग्स को मिसयूज़ कर रहा हो, शायद या कोई एडिक्शन का शिकार हो गया हो? पहली चीज़ तो ये है कि मैं आपको थोड़ा सा सक्सेस स्टोरी के हवाले से आपने बात की, वो मैं शेयर करूँगी कि डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे इस हवाले से। मैंने अपनी फैमिली में देखा है एडिक्शन। मेरे फादर ड्रग्स लेते थे। अच्छा, शायद इसीलिए आप उस फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं। तो फादर, फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड हमने ये देखा है कि हमारी जो फैमिली है वो वालिद साहब को मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस लेके जा रही है, मुख्तलिफ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स लेके जा रही है। किस किस्म के ड्रग्स अगर आप माइंड ना करें तो? बिल्कुल बताती हूँ। तो जिसमें प्राइवेट भी हैं और नॉन प्रॉफिट भी हैं। तो एनीवेज मेरे जो फादर हैं वो हीरोइन लेते थे और अल्कोहल भी लेते थे, हैश भी लेते थे, तो मुख्तलिफ ड्रग्स लेते थे। लेकिन होता ये था क्योंकि क्रॉनिक रिलैप्सिंग ब्रेन डिजीज़ है, तो 10, 15, 20 दिन जो भी एक पैकेज डील होता है, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ट्रीटमेंट इतनी ज़्यादा प्रोफेशनलाइज नहीं है, तो वो दोबारा से रिलैप्स हो जाता था। अच्छा, चूँकि जो प्राइवेट हैं वो बहुत महंगे हैं और जो नॉन प्रॉफिट हैं वो भी सस्ते नहीं हैं। तो वक्त के साथ साथ हमारा एक ये बिलीव स्ट्रॉन्ग हो गया कि शायद ये लोग नशे से बहाली में नहीं आते हैं उस वक्त तक, जब तक कि हमने न्यू होराइजन केयर सेंटर, ड्रग फ्री पाकिस्तान फाउंडेशन जो है, वहाँ पे वो इलाज के लिए नहीं आए। वहाँ पर उनका इलाज हुआ और इलाज के बाद वो बहाली में आए। अच्छा, एक चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी होगी कि ये जो है ना एक फैमिली डिजीज़ है, तो सिर्फ जो एक शख्स नशा कर रहा होता है ना, तो वो इससे मुतासिर नहीं होता है, बल्कि पूरी फैमिली होती है, उसके बच्चे होते हैं, उसकी बीवी होती है, वो इससे मुतासिर हो रहे होते हैं, वो स्टिग्मेटाइज हो रहे होते हैं, सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है। अच्छा, फिर नशे के साथ अगर वो शख्स नशा कर रहा है तो उसके साथ सिर्फ नशे की बीमारी नहीं है, बल्कि सालों से नशा करते हुए उसके साथ और दूसरे बहुत सारे मसाइल होते हैं। ये शुरुआत, अच्छा ज़फ़र साहब आप भी अपनी स्टोरी थोड़ी सी सुना दीजिएगा तो हमें पता चल जाए, फिर उसके बाद मैं आपसे एक दो और सवाल करती हूँ। एक्चुअली मैं क्रिकेट खेलता था, उस क्रिकेट के दौरान मैं क्रिकेट खेलते थे, तो मुझे पता नहीं चला। तो मैं स्टार्ट में मुझे 2-3 साल, मैंने 2-3 दिन मैं उन लोगों के साथ बैठा, कुछ दोस्तों के साथ, फिर मुझे 3 साल लग गए उसको छोड़ने में। एक सेकंड, सॉरी, अवैस साहब भी आ गए, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा कोई बाहर बंदा खड़ा हुआ है, आइए इधर आइए। ओवैस आइए, बैठिए। ओवैस भी हमारे पास एक और सक्सेस स्टोरी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ज़फ़र साहब की बात कर रहे थे, आप पे भी आते हैं, ब्रेक का वक्त भी आ गया है। ब्रेक से जैसे वापस आते हैं तो हम दोनों सक्सेस स्टोरी सुनेंगे और फरीन साहिबा से, डॉक्टर साहिबा से भी गुफ्तगू जारी रखेंगे। थैंक यू बिजली। थैंक यू। वेलकम बैक। एडिक्शन के आज हवाले से बात हो रही है, टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है, तो अवैस साहब की स्टोरी को थोड़ा सा सुनते हैं। अवैस, आप तो बहुत ही कम उम्र के हो, तो आपकी कहानी कहाँ से शुरू हुई? कब आपने ड्रग्स इस्तेमाल करना शुरू किया और कैसे? मैं हाफिज़ कुरान हूँ, हिफ्ज़ करा हुआ माशाल्लाह, ठीक है। जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में आया तब मैं इस चीज़ के अंदर लगा। अच्छा, हाँ, यूनिवर्सिटी कॉलेज काफ़ी। जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो मेरा इंटर होने से पहले ये चीज़ वहाँ थी, ठीक है। ठीक है। इससे पहले मैंने कभी नशा नहीं करा था। तो किस किस्म का नशा? अगर आप हेरोइन, ठीक है। जब मैं वहाँ पहुँचा मेरे को नहीं पता था कि नशा बोलते किसे हैं, क्योंकि मैंने करा नहीं था। फिर उसके बाद वहाँ मैं लोगों के साथ बैठा, मेरी क्योंकि ऐसे लोग होते हैं ना, वो चाहते हैं कि हमारी गैदरिंग बढ़े। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो लोगों को बोलते ही हैं कि आओ आओ बैठो। सही। उनके साथ बैठा, 1 दिन पी, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे रेगुलर 1 हफ्ता उनके साथ पी, क्योंकि मुझे नहीं पता था नशा क्या होता है। और उस वक्त अच्छा बड़ा लग रहा होता है ना, सुकून मिल रहा होता है, मज़ा आ रहा होता है। हाँ। फिर उसके बाद
मुझे 1-2 दिन अजीब सी बेचैनी होने लगी ना, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कोई चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, कोई मुझे अच्छी बात समझा रहा था, मेरे को गुस्सा आता था। जब आप नहीं कर रहे होते पर उल्टा इफेक्ट होता है। बिल्कुल। मैं मतलब अजीब सा लग रहा होता, कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे खुद नहीं पता हो रहा था मैं क्या कर रहा हूँ। और ये चंद महीनों के बाद इस्तेमाल के बाद या हफ्तों के बाद? 1 हफ्ते के बाद। 1 हफ्ते के बाद जी। जिस्म में दर्द होता है। सही है। फिर जब दोबारा अगले दिन मैं यूनिवर्सिटी गया, फिर जब मैंने उस चीज़ को उस चीज़ को पिया मैंने, तो मेरे जिस्म का दर्द भी ख़त्म हो गया, मेरा मूड और मिजाज भी चेंज हो गया, सब कुछ अच्छा लगने लगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरीके से फिर चलता रहा। फिर मैंने सोचा पूरी ज़िंदगी तो ये नहीं करना, आगे फ्यूचर ही बनाना, अगर इसमें लगे रहेंगे तो तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। ये तो आपने सोचा, बहुत बड़ी बात है, बाकी लोग तो ऐसी। फिर मैंने अपनी फैमिली से इस बारे में बात की, मेरे फादर को मैंने बताया। फिर मेरे फादर ने मुझे न्यू होराइज़न में एडमिट करवाया। सही। और उसको कितना अरसा हो गया अब इस बात को? एडमिट मैं 4 महीने से यहाँ हूँ मैं। सही। ठीक है। मेरा इलाज 1 महीने में हो गया था। अच्छी बात है। ठीक है। सही है। सुहेल साहब वहाँ होते हैं, सुहेल साहब ने अपने बच्चों की तरह मुझे रखा, और भी मरीजों को अपने बच्चों की तरह रखते हैं। सही है। न्यू होराइज़न जो सेंटर है, वहाँ सबसे अच्छी बात यह है, वहाँ नशे की दवाई नहीं दी जाती। ठीक है। नींद की गोलियाँ, मतलब जैसे नींद नहीं आ रही होती मरीजों को नशा छोड़ने के बाद, बातचीत ज़्यादा होती है वहाँ पे, या थेरेपी? ड्यूरिंग डिटॉक्सिफिकेशन मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन वो अगर नीड होती है पेशेंट को, अगर सिम्टम्स होते हैं, उस बेसिस पे प्रोवाइड किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ पेन को जो है वो 4 महीने 5 महीने में रिलैप्स के चांसेस नहीं हुए अभी तक? कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन आप खुद भी तो डॉक्टर साहब, खुद भी तो एक कॉन्फिडेंट होना कि मैं ये कर सकता हूँ बहुत ज़रूरी है। पहला स्टेप तो वही होता है। अब ये नमाज भी पढ़ाता है, दुआ कुनूत भी सबको सिखाता अच्छी बात है। दूसरी नमाज के अरकान भी सिखाता है, तो लेक्चर भी होता है, एनए का प्रोग्राम भी होता है। बिल्कुल सही। संडे की हमारी रिकवरिंग मीटिंग होती है, इससे पूरे कराची के रिकवरिंग आते हैं, सोहेल साहब उसको खुद कंडक्ट करते हैं। बिल्कुल सही। थ्रू आउट हमारे पास जो होता है, फिर हमारे पास एज पार्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन क्लिनिकल काउंसलिंग सेशंस होते हैं, इंडिविजुअल काउंसलिंग है, ग्रुप थेरेपी है। बहुत जो इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है वो हमारे प्रोग्राम का, वो हम फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं। बिल्कुल सही। मरीज़ को एडमिट करने से पहले हम फैमिली को लेते हैं प्रोसेस में, जिसमें फैमिली सपोर्ट ग्रुप और फैमिली काउंसलिंग सेशंस अटेंड करती है, ताकि वो इलाज के बाद जो है वो रिकवरी का पार्ट बने पेशेंट के साथ। सही है। एज ग्रुप, कौन से एज ग्रुप में हमें सबसे ज़्यादा अपने बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए कि इस एज ग्रुप में ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं? देखिए, अमूमन 9वीं-10वीं क्लास में जब टीन एज में लोग दाखिल होते हैं, तो सिगरेट के मामले से आगाज़ होता है, और ये बहुत बड़ी ड्रग है। दुनिया में इस वक्त 1 अरब लोग तंबाकू के एडिक्ट हैं, यानी सिगरेट नोशी के एडिक्ट हैं। और जो एक दफ़ा ड्रग्स के साथ अपने मूड और मिजाज को बेहतर बनाने की आदत अपना लेता है, तो फिर वो इसमें आगे बढ़ता रहता है। फिर चरस पीता है, फिर हेरोइन पीता है, फिर कोकेन करता है, फिर शराब पीता है। तो जो मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स हैं, ये बहुत ढेर सारी हैं, तो इसके ऊपर बदलते रहते हैं लोग। लेकिन रियल चीज़ ये है कि अगर वो ह्यूमन स्किल सीखें, अपनी इमोशनल मैनेजमेंट सीखें, मूड और मिजाज को बेहतर बनाना अगर वो सीख लें, तो कभी किसी नशे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुटखा, छालिया, ये भी एडिक्शंस में आ जाती हैं, ज़ाहिर सी बात है। एडिक्शन में आता है 24 घंटे, और इसको हम बड़ा एक्सेप्टेबल एक बार फिर समझते हैं। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर आप गुटखा छालिया की बात करें तो इससे आपके जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, सांस की बीमारियां हैं, ओरल आपके प्रॉब्लम्स हैं, माउथ कैंसर आप बहुत ज़्यादा जो है वो प्रिवेल कर रहा है सोसाइटी में। अगर आप थोड़े से निचले तबके की तरफ चले जाते हैं, सॉरी थोड़े गरीब इलाकों की अगर आप तरफ चले जाते हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे गुटखा का, छालिया का, पान का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे इसका जो ओरल कैंसर है, माउथ कैंसर है, वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ और होते हैं। फिर ये जो आपकी जो हेरोइन एडिक्शन, ये स्ट्रॉन्ग एडिक्शंस की तरफ चले जाती है मेरे ख्याल से, ये कैटेगरी। छोटे बच्चे एल्फी वगैरह, इन तमाम चीज़ों की भी एडिक्शन होती है। और रिहैबिलिटेशन हमारे जो सेंटर्स हैं,
वो कितना गारंटी कर सकते हैं कि आप सही हो जाएंगे? गारंटी तो कोई नहीं कर सकता। कोई भी किसी भी हॉस्पिटल में चाहे वो कोई भी बीमारी हो, कोई भी डॉक्टर आपको गारंटी नहीं देता है, चाहे वो डायबिटिक का इलाज कर रहे हो, कैंसर का कर रहे हो, फर्क पड़ने के कितने चांसेस हैं? चलें कि इसमें से बेहतरी होगी। लेकिन हाँ, अगर आप अच्छी ट्रीटमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एटलीस्ट मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट है, और दूसरा ये है कि पेशेंट और फैमिली मोटिवेटेड है, वो ट्रीटमेंट का हिस्सा बन रहे हैं, तो उस सूरत में उसके जो ठीक होने के चांसेस रेशो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़फ़र साहब, आप काउंसलर भी हैं माशाल्लाह, क्या पेरेंट्स का भी इन्वॉल्व होना या बीवी का इन्वॉल्व होना, हस्बैंड का इन्वॉल्व होना, कितना आप उसको ज़रूरी समझते हैं कि जितने लोग हमें देख रहे हैं, अगर उनको पता है कि उनके घर में ये प्रॉब्लम है तो उनको कुछ करना पड़ेगा? एक एडिक्ट की वजह से पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, फैमिली एडिक्शन। लेकिन अगर किसी को एडिक्शन है तो मैं कितनी, मुझे कितना वो होना चाहिए कि मेरी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इसकी मदद करूँ? आप एडिक्ट हैं? नहीं, अगर मेरे घर में कोई एडिक्ट है तो मेरी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं भी उठ के उसकी मदद करूँ? या हमारे यहाँ ये फैमिली काउंसलिंग सेशन होते हैं, हम उसमें बताते हैं 1440 मिनट होते हैं 24 घंटे में। 25 मिनट की मैनेजमेंट होती है कि क्रेविंग का जो टाइम है 4 से 6 मिनट है, गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं, किस तरह जो इमोशनल चीज़ें जो आपको आ जाती है जिससे आप मतलब खुद तरसी ऐसा से कमतरी में चले जाते हैं, तो आपने उसको कैसे रिमूव करना है। ये छोटे छोटे गोल बताते हैं, उनको टूल टेक्निक बताते हैं कि हर वक्त गुस्सा नहीं आता, हर वक्त बेचैनी, हर वक्त तलब नहीं होती, तो जब ये चीज़ें आए तो आपने कैसे उसको, हाउ कैन यू फेस दैट। ज़रूरी है कि वो ये बात समझें कि वो सिर्फ नशे के मरीज की मदद कर सकते हैं, उसको ज़बरदस्ती ठीक नहीं कर सकते हैं, तो वो पहले अपनी बहाली के ऊपर काम करें। देखिए खुद आए थे, लेकिन ये भी तो है ना कि खुद आप आए, बाज़ों का लड़के नहीं करते हुए, उनको पता ही थोड़ी होता है, और फिर उनकी मदद करनी होती है, वो खुद नहीं कर सकते अपनी मदद। ब्रेक लेते हैं, हमारे आखिरी सेगमेंट जो है हमारे ब्रेक के बाद शुरू हो जाएगा, एंड थोड़ा सा ये जो पूरा टॉपिक है इसको रैप अप करने की कोशिश करेंगे, और एक फन एक्टिविटी भी है हमारे पास। एंड वेलकम बैक। आखिरी सेगमेंट हमारा यहाँ पे शुरू हो गया। कुछ बातचीत भी हो रही थी कि कितना ज़रूरी है कि हम बच्चों को दूसरे रिक्रिएशन की तरफ भी डालें, बेशक वो स्पोर्ट्स हों, वो आर्ट्स हों, वो क्राफ्ट्स हों, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत सारे लोग जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स करते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं, वो भी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं और उसको मिसयूज़ ज़रूर करते हैं, लेकिन आई थिंक वो एडिक्शन की कैटेगरी में नहीं आते। सेलिब्रिटीज़ हैं, स्पोर्ट्समैन हैं और फाइन आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, तो इसका मतलब है कि इन चीज़ों से या बहुत एक्सरसाइज करने वाले लोग, बहुत ड्रग करने वाले लोग भी होते हैं। सो असल चीज़ कॉम्पनसेट कर रहे होते हैं। असल चीज़ जो बचाती है ड्रग से वो है आपकी ह्यूमन स्किल्स, यानी आपकी मूड मैनेजमेंट, आपकी टाइम मैनेजमेंट और आपकी सेल्फ मैनेजमेंट, जो डिसिप्लिन है कि आपका हुक्म आप पे चलता है कि नहीं। अगर आपकी मर्जी खुद आप पे चलती है तो आपको ड्रग्स की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आप खुद से बेकाबू हैं, आपकी मर्जी अपने आप पे भी नहीं चलती, तो फिर आपको अपने आप को मनाने के लिए कोई ड्रग यूज़ करनी पड़ेगी। सर एक वर्ड है जो आप नहीं देख सकते, लेकिन आपने, जैसे मैं पहले वाला कर रही थी, आपको दिखाती हूँ कि, और आप लोगों ने मुझे गेस कराना है कि इस पर लिखा क्या है बग़ैर ये 3 वर्ड्स लिए, ठीक है? तो मैंने देखा नहीं है, अब उसको कौन समझा सकता है क्या है? सिगरेट, सिगरेट सिगरेट ही है, ज़बरदस्त। अब मैं चाहूँगी कि हम उवैस से गेस करें। उवैस देख नहीं सकते क्या लिखा है, दिखा दें उनको क्या लिखा है नीचे, खुद नहीं देखें। ये तो बड़ा आसान है, ये लड़कियों का बहुत बड़ा शौक़ होता है, जब भी कोई वक्त हो, इसकी भी एडिक्शन होती है एक, और ये बस कहीं मौका मिल जाए तो हमें ये करना ज़रूरी होता है कि कोई भी शहर चले जाएं तो सबसे पहले हम ये करने निकल जाते हैं। मेकअप नहीं, मेकअप नहीं, करीब है, करीब है, करीब है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी एडिक्शन है। वीकेंड्स को, फ्राइडे को आपकी अम्मा भी कहती होंगी कि चलो यहाँ चलते हैं और कुछ पैसे मिलते हैं तो हम इसी में खर्च करते हैं। कपड़े, हाँ, शॉपिंग में, चलो शॉपिंग में आ गए, शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। सर पे अगला एक पेपर हटाएं, वाला अगला सर को दे दें। हाँ, अब वो आगे वाला पेपर तो हटा दें, शॉपिंग, और दूसरा ना देखें, पीछे वाला ना देखें। हाँ चले, हैं ये किस किस्म की एडिक्शन है? ये कोई नहीं, इसको अगला बदल दें, इसको बदल देते हैं ना, ये मज़े करें। हाँ, अब आ जाते हैं इस पे।
अब ये कौन समझाएगा? फरीन को तो देखने दें इसमें लिखा क्या है। और ये तीनों जो हम उनको वो इस्तेमाल, ये तो आपके यहाँ हाँ ओके सो स्नफ करना, स्नफ करना, लेकिन वो चीज़ क्या होती है? हेरोइन स्नफ करना। हेरोइन बस देखिए यहाँ पे ख़त्म करते हैं, बहुत हो गया। ठीक है, देयर यू गो। यू नो बच्चे हों बड़े हों, आई थिंक पाकिस्तान में लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से हम बहुत ज़्यादा इसको बुरा भला समझते हैं। तो कितना मुझे आपको एक आम पाकिस्तानी को एडिक्शंस की तरफ अपना नज़रिया बदलना चाहिए, ये कितना ज़रूरी है? सिंपल सी बात यह है कि जो चीज़ सब छुपाते हैं, जिस पे सब शर्मिंदा होते हैं, अगर घर में एडिक्ट हो हाँ। तो लोग बात को छुपाते हैं। तो जो इतनी बुरी चीज़ है कि हर कोई इसे छुपाना चाहता है, तो फिर उससे दूर रहना तो बनता है ना। और लोग शुरू में फ़ख्र करते हैं, वो देखते हैं कि बड़े लोग जो हमारी सोसाइटी की जो अशराफिया हैं, अगर वो ड्रग्स कर रही हैं तो लोग समझते हैं कि वो अशराफिया इस वजह से हैं। नहीं, छुपाने का मकसद ये है कि ड्रग्स तो छुपाने चाहिए, नहीं करने चाहिए, लेकिन एडिक्शन अगर कोई प्रॉब्लम है तो है और नहीं हो सकता और हमारा बच्चा नहीं जाएगा, वो जो स्टिग्मा है। जैसे हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, हम एडिक्शन के बारे में इतनी ओपनली बात नहीं करते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि यार एक इशू है। घर में नशे का मरीज होना ऐसा ही है जैसे कि आप अपने घर में एक हाथी ले आएं और फिर ये एक्सपेक्ट करें कि जी मोहल्ले वालों को किसी को पता ना चले। ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं है, और हमें ये बदलना चाहिए कि अगर एडिक्शन है आप ठीक है यार, ये एक्सेप्ट प्रॉब्लम और है। जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, मसले को आप एक्सेप्ट करेंगे, आपके मसाइल कम होंगे, लोग स्टिग्मेटाइज नहीं करेंगे, लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, बल्कि आपको ज़्यादा इज्जत मिलती होगी। अब एक छोटा सा एक्रोनिम है जिसे DWI कहते हैं, जैसे ड्राइविंग वाइल इंटॉक्सिकेटेड। DWI का मतलब है कि जब एडिक्शन घर में हो तो डिसेप्शन नहीं करनी। नंबर 2, विड्रॉल में नहीं जाना कि आप छुप जाएं, पीछे चले जाएं, आप इनकरेज करके आगे आएं। और तीसरी चीज़ है कि एडिक्शन में इंटिमिडेशन से काम नहीं चलता, टेक्निक से काम चलता है। आप डिप्लोमेटिकली बात करते हैं, आप क्वेश्चंस ऐसे करते हैं अपने फैमिली मेम्बर से जो ड्रग्स में है कि उन क्वेश्चन से वो लाजवाब हो के अपने अंदर झांक के। और वैसे जैसे केसेस आपके पास है, सामने मौजूद हैं, नौजवान लोग जो ड्रग्स का शिकार हो जाते हैं, लेकिन वो उसको अपनी वीकनेस नहीं बना रहे, उसको एक स्ट्रेंथ के तौर पे इस्तेमाल करें कि मेरे साथ हुआ, लेकिन इससे वो और भी बेहतर निकल कर आए। तो ऐसी कहानियाँ भी होती हैं। बहुत शुक्रिया, अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। और हमारे पास ऐसे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं माशाल्लाह, जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में भी हैं, विलिंग वेज, तो आप उनसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। और आपकी फाउंडेशन भी यहाँ पर है, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अभी भी हमारे पास वेटिंग लिस्ट में 4000 आदमी वेटिंग लिस्ट में, तो ये मतलब कि ये पाकिस्तान में बड़ा बढ़ते जा रहा है ये तो इशू। एक्चुअली बात बढ़ने की नहीं, बात है कि सर्विसेज अवेलेबल नहीं है और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके पास जगह नहीं है जहाँ पर वो जाके ट्रीटमेंट हासिल करें। दुआएं हैं हमारी तरफ से आप दोनों को भी, आपको भी सर, और आपको भी, एक्चुअली चारों के लिए दुआएं हैं मेरे पास। आप लोग अपना अच्छा काम करते रहिए और इंशाल्लाह आपसे दोबारा हम ज़रूर मुलाकात करेंगे। हमारी छोटी सी कोशिश थी आज कि अगर आपके पास इर्द गिर्द कोई ऐसा केस है घर में, तो उससे को बुरा ना बनाएं और ये ना समझें हाय हमारे साथ क्या हो गया, हम कहाँ जाएंगे, मुंह दिखाने के हुआ है, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखें और एक बार फिर अपने बच्चों से दोस्ती करें, कम्युनिकेशन में रहें। उनको आपकी ज़रूरत होती है, उनको आपके डांट की ज़रूरत नहीं होती, उस वक्त आपकी दोस्ती और आपकी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। इसी के साथ हम ये सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। जी गाना, चले ओवैस के गाने के साथ एंड करने थे, ओवैस गाना भी गाते हैं तो हमें गाना सुनाएंगे और ये अच्छा सा सेशन हमारा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफ़िज़, दोनों चीज़ें सर। जी जी। तेरी याद, तेरी याद, तेरी याद, तेरी याद, तेरी यादें सताएं सारी रात, तेरी यादें सताएं सारी रात। वो मेरी जिंदगी का सवेरा हो, उसकी बाहों में मेरा बसेरा हो, उसकी जुल्फों तले मेरा डेरा हो, सबको तू छोड़